हे दिस इज आज विक्रम एंड यू आर वाचिंग एकेडमिया। आज हमारी टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स, कृषि उत्पाद में सुधार। आखिर हम कैसे अपनी यील्ड जो उत्पादन क्षमता है उसको कैसे हम इम्प्रूव और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हमको उत्पादन क्षमता में सुधार करना है तो हम इंडिया की उत्पादन क्षमता में सुधार करेंगे। जो इंडिया का प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब हम रह रहे हैं इंडिया में तो हम बांग्लादेश या पाकिस्तान या चाइना का तो इम्प्रूवमेंट पे वर्क करेंगे नहीं। तो हमारे साइंटिस्ट ने हमको 3 साइंटिफिक वेज बताए हैं जिसको हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं कि कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 3 वैज्ञानिक तरीके आए जिससे कि जो किसान है एक अपनी उत्पादन क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो उसमें पहला होता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। फिर दूसरा आता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कि जो हमारी वैरायटीज़ है जिन भी चीज़ों की हम खेती कर रहे हैं उनके अंदर क्या ऐसा इंट्रोड्यूस करा है कि वो कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रोडक्शन दे। फिर तीसरा आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि जो हमने क्रॉप प्रोड्यूस किया, जो भी प्रोडक्ट हमने पाया है उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, उसकी सुरक्षा करें। भाई उगाने को तो हमने बहुत ज़्यादा उगा दिया है, ये हमारे पास कई क्विंटल्स के कई टन्स में हमने अपने गेहूं या चावल उगा दिए, अब उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे या फिर उसमें कोई डिजीज़ आ गई या कोई कीड़े पड़ गए, ये सारी चीज़ें तो खराब हो जाएंगी। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक मैनेजमेंट सिस्टम लाएंगे जिसके थ्रू हमारी जो पूरी ओवरऑल जो यील्ड है, जो भी उत्पादन क्षमता है वो कंटिन्यू लॉन्ग टर्म में बनी रहेगी और हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि आखिर जो भी हम प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं इनको कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की डिफिनेशन देखते हैं कि आखिर ये क्या होती है। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिफर्स टू द कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, कि जो कई सारी स्थितियां हैं उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। जो भी फसल उगा रहे हैं उसकी सारी स्थितियां अब हमारे हाथ में होंगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब मैंने बात की कई सारी स्थितियां, आखिर ये स्थितियां हैं क्या, कौन सी स्थिति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तब किसी भी फसल में क्या सही कौन कौन सी सारी स्थितियां हो सकती हैं, हम उसमें सिंचाई कब कर रहे हैं, हम उस बीज की बुआई कब कर रहे हैं, आखिर उसमें जब कोई अगर डिजीज लग रही कोई या रोग लग रहा है तो उसमें उसके रोकथाम के लिए क्या क्या सारे काम कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हमको एक बेहतर उत्पाद देंगी। तो हमने देखा अब तक क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की डिफिनेशन। अब देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को बिल्ड करती हैं। कुछ चीज़ों से तो मिलकर क्रॉप प्रोडक्शन होगा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट होगा, सॉरी। तो 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को बिल्ड कराते हैं। पहला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, दूसरा है इरिगेशन, तीसरा है क्रॉपिंग पैटर्न। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, अब ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, हमारी बॉडी को रन कराने के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि जितने भी फंक्शंस होते हैं सबको न्यूट्रिएंट के थ्रू ही चलते हैं। अब हम लिविंग बॉडी हैं, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं अपनी लाइफ को रन कराने के लिए वही क्रॉप्स को भी रिक्वायर्ड होती है उनकी जो लाइफ प्रोसेस है रन कराने के लिए। अब तो वो भी न्यूट्रिएंट लेंगे, तब वही सारे न्यूट्रिएंट्स का जो हम मैनेजमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, टाइमिंग किस टाइम पे वो उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप। जो भी न्यूट्रिएंट हम सप्लाई दे रहे हैं, क्रॉप को दे रहे हैं, उसका सिलेक्शन करना है भाई प्रॉपर वे में, उनको क्या क्या चाहिए, टाइमिंग कब कब चाहिए। भाई खाना हम 3 टाइम खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, अब कैसे रैंडमली तो हम खा नहीं लेते हैं, इनकी भी टाइमिंग होगी, लेकिन इनको एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट किस किस टाइमिंग पे चाहिए, तो उस टाइमिंग को कहते हैं। फिर उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, हम एक फिक्स्ड अमाउंट में खाना खाते हैं तो इनको भी एक फिक्स्ड अमाउंट में भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और यील्ड को इम्प्रूव करते हैं। तो भाई अब ये न्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन से हैं, क्या कुछ ही हम दे दें न्यूट्रिएंट के नाम पे, क्या इनको जो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वही ना देंगे। तो हम बताया जाता है हमें साइंस में कि देयर आर 16 एलिमेंट्स या फिर 16 न्यूट्रिएंट होता है, उसी एलिमेंट को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ लास्ट पॉइंट मेंशन किया कि देयर आर 16 एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट, दे आर टर्म्ड एज द इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। हाँ, ये इस वर्ड को मैं भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। ये जो 16 एलिमेंट, ये जो 16 न्यूट्रिएंट हैं,
इसको हम इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होती है प्लांट को ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ये तो सारी चीज़ें हो गई भाई, क्या हो गया प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट के उनको चाहिए सब ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए जिसको हम न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं। अब ये मिलेंगे कहाँ से, आखिर कौन देगा, कैसे आएगी ये न्यूट्रिएंट, तो उसको मैं अब आगे चलिए देखते हैं हम कि आखिर क्या ही चीज़ें होती हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि कैसे हम पाएंगे दैट हाउ द प्लांट कैन गेट दीज न्यूट्रिएंट टू डेवलप देयर बॉडी फंक्शंस। तो पहला जो होता है 16 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट का अगर मैं बोल दूं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हम कहाँ से पूरी करते हैं, तो आंसर क्या होगा, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है यही कार्बन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो ठीक एग्जैक्टली प्लांट भी हमसे कंपेयर करते हैं, हमसे कॉम्पिटिट करते हुए अपने हमारे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन और कार्बन लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि कार्बन एंड ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम एयर, जो एयर है उससे ये लेंगे न्यूट्रिएंट। ये कार्बन और ऑक्सीजन ये भी एलिमेंट होता है जिसको हम एज ए न्यूट्रिएंट फॉर्म में प्लांट यूज करते हैं, हम भी एज ए न्यूट्रिएंट फॉर्म में ही इन दोनों को यूज करते हैं। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट। तो तीसरी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि हमारे लाइफ को रन कराने के लिए चाहिए होती है वो क्या होती है, तो हमारा आंसर होता है वाटर। वाटर किससे बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन तो चलिए खैर वाटर से भी मिल रहा है, अब हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे एक एलिमेंट पूरी कर लिए, तो बच क्या रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट, वो प्लांट वाटर के थ्रू अपना कंप्लीट करते हैं। तो हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट कैन बी कंप्लीटेड बाय, अब ये जो वाटर लिया जा रहा है ये कहीं से भी लिया जा सकता है। अगर हम बात करें रेन वाटर होता है उसके अंदर भी भाई हाइड्रोजन ही होता है कि वो किसी और चीज़ से मिलके बनता है। फिर रिवर्स के थ्रू या फिर हम जब नॉर्मल वाटरिंग करते हैं उसके थ्रू हम वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो हमने 3 एलिमेंट्स कवर कर लिए, तो अभी भी 16 में से 3 एलिमेंट हमने कवर कर लिए। अब जो बचते हैं ये 13 एलिमेंट। तो ये जो बचे हुए 13 रिमेनिंग 13 एलिमेंट हैं, इनकी सारी रिक्वायरमेंट के लिए वो जाते हैं मदर नेचर। मदर नेचर मीन्स मदर नेचर बोलती है उनको कि बेटा तुम सॉइल के पास जाओ, वो ये तुम्हारे सारे न्यूट्रिएंट, अब तुमको ये सॉइल ही है, ये धरती माता ही हैं जो कि तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकेंगे। जैसे कि हमारी आवश्यकताएं हैं, अब कहीं से नहीं पूरी हो पाती हैं तो फिर एट द लास्ट हमको कौन दिखता है, हमारी माँ दिखती है। चाहे कितनी बड़ी भी नीड हो, बाइक चाहिए, पापा से लगातार बोलना है कि नहीं पापा बाइक चाहिए बाइक चाहिए बाइक चाहिए, नहीं मिली फिर अपना मुंह बनाएंगे, फिर माँ के पास जाएंगे हम कि माँ हमको बाइक चाहिए, माँ हमको ये चाहिए, माँ हमको फ़ोन चाहिए। तो सारी चीज़ें माँ पूरी कर रही है, तो भाई इनको भी तो मान लीजिए ये अगर हम एटमॉस्फेयर को पापा बोल दें तो पापा ने इनकी कार्बन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, और फिर मैं अगर वाटर को भैया बोल दूँ तो भैया ने हाइड्रोजन की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। अब बाकी जो रिक्वायरमेंट्स ये 13 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट इनकी सॉइल पूरी करती है, जिसको हम एज ए धरती माता भी बोलते हैं। तो नाउ मैं थर्ड पॉइंट मेंशन कर दूं कि these 13 रिमेनिंग एलिमेंट्स, ये जो 13 बचे हुए एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एलिमेंट रिक्वायरमेंट fulfilled by सॉयल, कि सॉयल के थ्रू जो हमारी 13 एलिमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और इसके बाद 1950 में एक साइंटिस्ट आते हैं इन 13 एलिमेंट्स पे स्टडी करने। ये 13 एलिमेंट्स होती कौन कौन सी हैं, तो उनका नाम था मेज साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस 13 एलिमेंट जो कि सॉइल से हमको मिल रहे हैं उस पर स्टडी करते हैं और उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। अब ये 2 पार्ट कौन कौन से, अब ये 30 एलिमेंट के भी 2 पार्ट होंगे जिसको हम बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते क्या हैं।
तो हमारी बात चल रही थी माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनको हम माइक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो पहला वर्ड आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स 1 ppm से ज़्यादा होते हैं उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रो एलिमेंट बोलते हैं। 1 ppm ये क्या है? 1 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन का पहला पार्ट से जो भी एलिमेंट जो भी 1 मिलियन के पहले पार्ट से ज़्यादा होंगे या बड़े होंगे उनको हम माइक्रो एलिमेंट्स बोलेंगे। ये करते क्या हैं? इनका काम होता है ये ऑर्गेनिक जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बनाने में मदद करते हैं। जितने भी 1 ppm से बड़े एलिमेंट होंगे वो प्लांट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए हेल्प करेंगे। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड या बस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में मदद करते हैं। फिर अब ये होते कौन कौन से हैं? तो ये 6 एलिमेंट 13 एलिमेंट की हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि हमको सॉल्व से मिलना है। तो उन 13 एलिमेंट्स में से जो 6 एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। 13 में से 6 तो मतलब बचते कितने हैं? 7। तो ये बेसिक जाहिर सी बात है जो 7 होंगे ये माइक्रो एलिमेंट्स होंगे, तो उसको छोड़ते हैं, हम इन 6 एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं। अब ये 6 एलिमेंट्स होते कौन कौन हैं जो कि 1 ppm से बड़े हैं और फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। तो पहला इसमें होता है नाइट्रोजन, दूसरा है फॉस्फोरस, तीसरा है पोटेशियम, चौथा कैल्शियम, पांचवा मैग्नीशियम एंड छठवां सल्फर। कौन कौन से हो गए? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये जो 6 एलिमेंट हैं इनको हम मैक्रो एलिमेंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हेल्प करेंगे और इनकी साइज जो होगी ये 1 ppm से बड़ी होगी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी जो स्टडी है ये मेस के अकॉर्डिंग है। मेस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब सारी चीज़ें बताई। अब इसके बाद आता है माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो में क्या हो रहा था कि जो भी एलिमेंट्स थे उनकी साइज 1 ppm से ज़्यादा थी। अब तुम माइक्रो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी साइज 1 ppm से कम होती है। 1 ppm मीन्स क्या? जो 1 मिलियन पार्ट का पहला पार्ट है उससे कम साइज होगी तो उसको हम माइक्रो एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अब इनका क्या वर्क होता है? तो जितने भी केमिकल्स एंजाइम प्लांट में फॉर्म होते हैं ये उसमें हेल्प करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट में मैंने मेंशन किया हुआ है कि इट कैन हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। जितने भी एंजाइम्स का फंक्शन करना हुआ, बनना हुआ, ये सब कुछ सारे जो 7 एलिमेंट्स बच रहे हैं 13 में से तो 6 मैक्रो एलिमेंट कंसिडर्ड हो गए, बचे तो 7। तो ये 7 एलिमेंट जो एंजाइम्स के फंक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो इसमें ये जो 7 एलिमेंट से पहला होता है आयरन, दूसरा है मैग्नीश, तीसरा है बोरॉन, चौथा है जिंक, पांचवा है कॉपर, छठवां है मॉलिब्डेनम और सातवां जो है क्लोरीन। कौन कौन से हैं? आयरन, मैग्नीश, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। तो ये सातों जो एलिमेंट हैं इसको हम माइक्रो एलिमेंट बोलते हैं। एक बार फिर से मैक्रो एलिमेंट कंसीडर कर देते हैं कि मैक्रो एलिमेंट क्या है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, ये हो गया माइक्रो एलिमेंट। और ये जो सातों हैं इनको हम बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट। बहुत लोग माइक्रो में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि माइक्रो 6 है और माइक्रो 7 है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए। बाय।